Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform. So, introducing myself, Manas Ranjan Sahu from Odisha State. So, all are welcome to my channel that is Curious Mania. तो आज एक बहुत अच्छे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मतलब हर तरफ एक मुद्दा चल रहा है आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी। क्या इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इतना इफेक्टिव है आज की डेट में? इंडिया जो दूसरे देश के कंट्री के बीच जो रणनीति अपनाता है, क्या उसका वैलिडिटी खत्म हो गया है? क्या आज की डेट में उसका रेलिवेंस बनाया हुआ या नहीं है? उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, राइट? फॉरेन पॉलिसी, दीज आर दोज पॉलिसी, मतलब जो एक देश जो मतलब जो नीतियां है, रूल्स है, अपनाता है दूसरे देश के साथ कोऑपरेशन या अपना कोऑपरेशन दूसरे देश के साथ बेहतर करने के लिए जो रणनीति अपनाता है उसको फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है, राइट? तो ये जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प एडिशनल टैरिफ एंड सैंक्शन ऑन इंडिया, उसके बाद ही उसका चर्चा बहुत ज्यादा होने लगा है। तो मैं सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना लेते हैं, मतलब बाकी में इन डिटेल एक डिस्कशन करके हम लोग देखेंगे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इतना मतलब बेनिफिशियल है, रेलिवेंस है, उसका रेलिवेंस है या आज के टाइम में उनका रेलिवेंस खत्म हो गया है, राइट? तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छे से एक पावर पॉइंट पीपीटी स्लाइड के जरिए इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा। इंडिया का बहुत अच्छे से डिस्कशन होने वाली है, तो प्लीज आप एंड तक वीडियो जरूर देखना, मिस मत कीजिए, राइट? सो लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड जो आज के जो की चैलेंजेस बिफोर इंडिया, मतलब जो इंडिया के सामने बहुत मतलब मेजर चैलेंजेस है, मतलब जो दूसरे देशों के द्वारा मतलब चैलेंजेस क्रिएट किया गया है ऑन इंडिया। तो इंडिया के सामने जो चैलेंजेस क्या क्या है और उसको फॉरेन पॉलिसी के जरिए कैसे निपट जा सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसका सॉल्यूशन और उसका रेलिवेंस क्या है, मतलब जो इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या है, जो दूसरे देश जो वर्ल्ड में है वो इंडिया को कैसे कैसे चैलेंज देता है और इंडिया कैसे कैसे सफर होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हमारे फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव लाने से उस जो प्रॉब्लम आती है उसको हम चेंज कर पाएंगे या नहीं, राइट? तो फर्स्ट चैलेंजेस क्या है? यूएसएस अनसर्टन पॉलिसी अंडर डोनाल्ड ट्रम्प। ये मेजर चैलेंज बन के उभरा है आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प अनसर्टन पॉलिसी, आप लोग देखोगे एडिशनल 25% टैरिफ ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट इंडिया के ऊपर लग चुका है, और इंडिया में जो टैरिफ का परसेंटेज है दैट इज 50%, विच वाज मतलब सभी देशों से एक हाईएस्ट मतलब जो टैरिफ ऑन इंडिया। तो इंडिया यूएसए का रिलेशन बहुत अच्छा था, मतलब ओबामा थे, जो बिडेन थे, और डोनाल्ड ट्रम्प जो फर्स्ट टर्म था उस मतलब जो दौरान इंडिया यूएसए का ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का जो सेकंड टर्म एक बहुत इंडिया यूएसए रिलेशन का थोड़ा बिटरनेस ज्यादा ही मतलब हो गया है। और डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो युद्ध जैसा सिचुएशन हुआ था उसके बीच क्रेडिट ले गए, जो इंडिया को बहुत एक ऑफेंडेड फील हुआ। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे क्लेम करने लगे मैंने ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध को, जो वार लाइक सिचुएशन को, वो अटका चुका हूँ, राइट? उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जो इंडिया और
यूएसए के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशन मतलब चल रहा है, ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अमेरिका बोल रहा है इंडिया को आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करो कि, लेकिन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करने के लिए नहीं राजी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, उन अमेरिका बड़े बड़े कंपनियों को तो बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन हमारे जो छोटे जो किसान है उनका कमर तोड़ जाएगा, राइट। तो इंडिया नहीं चाहता है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन रहे, राइट। तो ये मेजर चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप जो मतलब अनसर्टन पॉलिसी, मतलब मैं बोलूंगा इंडिया के ऊपर नहीं, सभी कंट्री के ऊपर। आप देख सकते हो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है मादुरो, उसको कैसे रात को एक प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और उनका जो तेल का जो भंडार है उसको कैप्चर कर लिया। सेकंड ऑन ग्रीनलैंड को जो कब्जा करने के लिए वो बात बोल रहे थे, और यूरोपियन देश के साथ जो अभी मतलब एक टेंशन चल रहा है यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच, राइट। यूएसए एंड कनाडा के बीच जो टेंशन चल रहा है, राइट। तो यूएसए और कनाडा के बीच इतना मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कनाडा हमारा 51st प्रोविंस है, तो इस बीच से कनाडा चिढ़कर कनाडा का प्रधानमंत्री जो प्रीमियर है वो 12 साल में पहली बार फर्स्ट चाइना विजिट पे गए और चाइना और कनाडा के बीच ट्रेड डील साइन हो गया, राइट। तो यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अनसर्टन पॉलिसी है, इस वजह से वर्ल्ड जो चाइना एंड रशिया को हेट करते थे, वो अभी उनका जो पोलराइजेशन उस तरफ हो रहा है, एंड यूएसए का ट्रस्ट जो वर्ल्ड वाइड में था उसका ट्रस्ट में भी बहुत ज्यादा कमी हो रहा है, राइट। तो यूएसए का जो अनसर्टन पॉलिसी है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, इस वजह से अमेरिका इंडिया को अपना ऑयल इंपोर्ट रशिया से कम करना पड़ा, और अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, मतलब जो स्की सेक्टर में अभी भी टैरिफ 50% का उद्भव है, राइट। तो ये तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा डिमेरिट है, राइट। सेकंड पॉइंट है नेबर ऑफ इंडिया बिकम हॉस्टाइल, मतलब जो इंडिया का जो पड़ोसी है वो उनमें एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैला जा रहा है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। बांग्लादेश में अभी जो शेख हसीना के सरकार के बाद जो नई उनका जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो मतलब जो नई उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब वो इंटरिम गवर्नमेंट का हेड अपॉइंट हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को, एंटी हिंदू सेंटिमेंट को बांग्लादेश में बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके वजह से हिंदुओं को जो हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको उनके ऊपर दंगे करके उनको मार दिया जा रहा है, राइट। और क्या हो रहा है, और जो बांग्लादेश में मतलब जो हिंदू मुस्लिम का सेंटिमेंट इतना हॉस्टाइल है, उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो आईसीसी T20 कप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहा, राइट, क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था, राइट। मतलब उनका कोई हिंदुस्तान के प्रति, इंडिया के प्रति दुश्मन नहीं है, लेकिन उनका जो लीडर है वो एक हिंदू मुस्लिम का मतलब सेंटिमेंट क्रिएट करके वो पावर कैप्चर करना चाहता है, राइट। तो इसलिए वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा दे रहा है, और इसको अभी इतना ये मामला इतना ज्यादा हो गया, तो इंडिया का एम्बेसी का जो सर्कुलर जारी हुआ इन बांग्लादेश की, आप लोग का जो फैमिली है, इंडिया का एम्बेसी का जो स्टाफ का जो फैमिली है वो तुरंत बांग्लादेश खाली करो। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है। वो तो हो गए बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में भी ऑलवेज रहता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट, लेकिन नेपाल में भी अभी जो तक्का पलट हुआ, तब मतलब जो उनका जो लीडर था, मतलब जो एक जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था
जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान जो पहले जो लीडर थे केपी ओली को उनका घर से एयरलिफ्ट करके एक सेफ प्लेस को जाना पड़ा और उसका गवर्नमेंट भी स्टेप डाउन हो गया। लेकिन वो एलिगेशन लगाते हैं इंडिया के ऊपर, राइट। वो इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि इंडिया का बहुत मतलब बड़ा हाथ है, उनका जो तख्ता पलट हुआ है, राइट। तो इंडिया नेपाल में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एविडेंट हुआ था क्योंकि जब नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था, हमारी इंडिया रिपोर्टर जो गई थी उन पे भी अटैक हुआ था बिकॉज शी वाज फ्रॉम इंडिया, राइट। तो इस सब में एक चाइना का रोल, आई थिंक दे हैव द मेजर रोल, बिकॉज चाइना अपने जो मतलब जो बेस बनाता है, मतलब चाइना जिस बांग्लादेश में हो, बांग्लादेश में अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट का यूनिस सरकार हो, उनका नाम मोहम्मद यूनिस शायद होगा, और नेपाल में जो केपी ओली का गवर्नमेंट, उनका बैक सपोर्ट था चाइना। तो चाइना चाहता है इंडिया के पास जो नेबरिंग कंट्री है उस देश में ऐसा सरकार है जिसका चाइना का सपोर्ट हो, वो चाइना को सपोर्ट करे जो भी कोऑपरेशन के मामले में, और इंडिया को अवॉइड करे। तो चाइना का मेजर रोल है इस देश कंट्री में एंटी सेंटिमेंट, जो हिंदू के इंडिया के एग्नेस्ट एंटी सेंटिमेंट को फैलाने के लिए चाइना का मेजर रोल है, राइट। तो चाइना में भी चाइना का इंटेंशन भी बहुत अच्छा नहीं है। हमारे जो पड़ोसी है वो अभी जो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है उनका चाइनीज प्रोविंस डिक्लेयर करता है, और अभी एक रिसेंट इशू हुआ था, एक अरुणाचल प्रदेश का एक महिला गई थी चाइना, और चाइना ने उसको पासपोर्ट देने से मना कर दिया। रीजन यही था कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का एक हमारा प्रोविंस है, तो हमारे प्रोविंस को हम लोग पासपोर्ट क्यों दे। तो एक मेजर कंट्रोवर्सी हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन चाइना का इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं है, हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच, राइट। तो चाइना के ऊपर यू कैन नेवर ट्रस्ट ऑन चाइना, राइट। तो हमारे जो पड़ोसी है, इंडिया का जो पड़ोसी है, उनमें भी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मतलब जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट कुछ ज्यादा होने लगी है। फॉर एग्जाम्पल जो मालदीव्स में जो सरकार आई थी, अभी नई सरकार, वो सरकार को चाइना गवर्नमेंट का फुली सपोर्ट है, इसलिए उनका जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल जो मेमोरेंडम था वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट का था, राइट। तो जिस वजह से उनको ऑल आउट फॉर इंडिया कैंपेन को शुरू करना पड़ा, राइट। तो जिस वजह से मतलब जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट मालदीव में बहुत ज्यादा फैलने लगा, राइट। तो इस चीज को मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा अपोज किया, मतलब जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप को प्रमोट करे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही मतलब जो एक एम था, मतलब मालदीव इज ए अल्टरनेटिव, लक्षद्वीप इज ए अल्टरनेटिव टू मालदीव, राइट। तो क्योंकि मालदीव में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग से उभर रहा था, अभी थोड़ा कम है, लेकिन मालदीव में अभी भी जो सरकार है वो चाइना बैक्ड जो सरकार है, गवर्नमेंट है, राइट। तो इंडिया को ये चीज का भी एक मेजर चैलेंज मतलब है इंडिया के, मतलब जो आगे है, क्योंकि अगर इंडिया का नेबर जो पड़ोसी है वो अगर एंटी इंडिया होगा तो इंडिया इसी में उलझे हुए रह जाएगा और बड़ी बड़ी स्टेप नहीं ले सकता, राइट, फ्यूचर में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज यूएसएस पॉलिसी रिजल्ट इनटू चाइनास डोमिनेंस। मैं जैसे बोल रहा था, मतलब यूएसए का जो डोनाल्ड ट्रम्प के लीडरशिप में जो अनसर्टन पॉलिसी है, जिसकी वजह से हमारा जो चाइना का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन यूनियन, वो भी चाहते हैं चाइना उनके देश में इन्वेस्टमेंट करे, मतलब वो यूएसए से डिपेंडेंट होना नहीं चाहते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का जो थ्रेट ऑन ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई करेंगे, और ग्रीनलैंड का इशू में जो यूएसए को साथ नहीं दोगा उनके ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो इस चीज से
यूरोप वाले को बहुत मतलब जो अमेरिका के ऊपर चिढ़ गए और अमेरिका से थोड़े भयभीत भी हो गए, राइट? तो इसीलिए वो चाहता है दूसरे कंट्री के साथ भी एंगेजमेंट करे। तो उनको यूएसए का जो अल्टरनेटिव लगा टेक्नोलॉजी के मामले में, जो भी मामले में चाइना लगा, तो इसलिए वो भी चाइना को वेलकम कर रहे हैं। कनाडा चाइना का बीच में एक डील भी हो चुका है, राइट? जो कनाडा चाइना के बीच डील हो चुका है, मतलब जो, क्योंकि यूएसए यूएसए ने कनाडा को ऑलरेडी 51st प्रोविंस डिक्लेयर कर चुका है। ये तो इलीगल है ना, आप एक कंट्री को कैसे आपका प्रोविंस डिक्लेयर कर लोगे? मतलब एक कोई तो मतलब मेडिवल इंडिया जैसे राजा का युग में होता है, आप जिसका लाठी उसका भेष, ऐसे तो नहीं अभी चल रहा है ना। तो इस वजह से चाइना का जो डोमिनेंस है, मतलब चाइना कोई ज्यादा उसको काम नहीं करना पड़ा सुपर पावर बनने के लिए, लेकिन इस डोनाल्ड ट्रम्प का पॉलिसी की वजह से अमेरिका ऊपर जो जितना ट्रस्ट रहना चाहिए उस उतना ट्रस्ट नहीं रहा, राइट? जिसकी वजह से जो मेजर कंट्री है, मतलब जो ग्लोबल पॉलिटी को सेव करने का काबिलियत रखते हैं, वो चाइना के पास अभी चाइना के साथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। और चाइना भी बहुत कम इफर्ट में उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है इस वजह से, राइट? Fourth point is the decline of multilateral institution like यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इंडिया के जो आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब जो यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के वजह से वर्ल्ड में मतलब जो ग्लोबल रूल डिसाइड होता है। और चाइना अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन को अंडर डोनाल्ड ट्रम्प लीडरशिप इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानता है। तो इस वजह से, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, अमेरिका का जो थॉट प्रोसेस है, वो बोलता है हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इस वजह से इस जो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका रेलिवेंस बहुत कम हो गया है आज के जमाने में। तो ये इंडिया जैसे देशों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि बड़े देश के लिए तो कुछ रूल्स नहीं है, लेकिन छोटे देश इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निर्भर होते हैं। मतलब जो एक बड़े कंट्री अगर कुछ गलत काम करता है, उसको एक प्लेटफॉर्म जस्टिस देने के लिए, छोटे कंट्री को जस्टिस देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर इनका ही रेलिवेंस खत्म हो जाएगा, तो छोटे देश और जो मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे इंडिया, वो लोग कहाँ जाएंगे, राइट? तो ये बहुत मतलब बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑयल इंपोर्ट डायलेमा। ऑयल इंपोर्ट डायलेमा में अभी क्या सिचुएशन हो रहा है? अमेरिका मना कर रहा है रशिया से ऑयल मत खरीदे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर को फंडिंग कर रहा है। रशिया इंडिया को बोल रहा है ईरान से ऑयल मत खरीदो, क्योंकि ईरान और यूएसए का नहीं बनता है। तो इंडिया का तो नीड है ना सस्ता ऑयल को इंपोर्ट करना। इंडिया खरीदे कहाँ? मतलब वेनेजुएला में भी आप लोग ब्लॉक करके बैठे हो, वेनेजुएला में से ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है। तो इंडिया तो चाहता है ना इंडिया के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन रहे। तो इंडिया का जो अमेरिका बाद में अगर आ जाता है, तो इंडिया के पास कम ऑप्शन बचता है। वही सिर्फ जो सऊदी कंट्रीज, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गए। तो इंडिया का सामने ऑयल इंपोर्ट डायलेमा बहुत ज्यादा है। तो इंडिया, यूएसए एक पावरफुल कंट्रीज है। यूएसए अगर चाहता है इंडिया को रशिया से ऑयल कम करना पड़ेगा, तो इंडिया के पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसीलिए इंडिया के सामने, लेकिन इंडिया को ऑयल चाहिए और वो भी सस्ते रेट पे। तो इंडिया के सामने ऑयल इंपोर्ट डायलेमा
बहुत मतलब बड़ा बन के उभरा है। मतलब यूएसए हर चीज बोल देता है, ये मत करो वो मत करो, लेकिन वो सोल्यूशन दे नहीं पाते। तो खरीदना कहाँ है आपको? मतलब वो सिर्फ बोल देते हैं आप इस कंट्री से मत खरीदो, इस कंट्री से मत खरीदो, लेकिन इंडिया को तो सस्ती वाली तो चाहिए ना। तो आप अल्टरनेटिव का अरेंजमेंट करो। अल्टरनेटिव भी नहीं अरेंज करते हो, आपको सिर्फ ऑर्डर ही देना है। तो इंडिया के सामने ऑयल इंपोर्ट का डायलेमा बहुत मतलब मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ इसीलिए लगा, इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, राइट। तो इंडिया के सामने ऑयल इंपोर्ट डायलेमा है। नेक्स्ट जो चैलेंज है, सैंक्शन ऑन इंडिया बाय यूएसए। तो इंडिया के ऊपर जो क्योंकि रशिया से सिमिलर पॉइंट है, रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, इंडिया के ऊपर 25% एक्स्ट्रा सैंक्शन लगा, टैरिफ सैंक्शन लगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, स्पेशली इन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, प्रोसेस फूड सेक्टर, उस एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, राइट। तो इंडिया इस चीज से भी अमेरिका से नाराज है। इंडिया वो मतलब इंडिया ना जाने कितने डिफेंस इंपोर्ट अमेरिका से कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद डिस्पाइट दिस, इंडिया के ऊपर एडिशनल वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ ऑन इंडियन इकोनॉमी लगा बाय यूएसए, दैट इज 50%। लास्ट पॉइंट इज ट्रेड डील नेगोशिएशन डायलेमा बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, जो मैं बोल रहा था, अभी तक भी इंडिया एंड यूएसए के बीच ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका वाले बोल रहा है आपको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करना है, लेकिन इंडिया उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर सेंसिटिव इकोनॉमी है। अगर इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एमएनसी को अलाउ कर देगा, जो कंपनी को अलाउ कर देगा, तो इंडिया का जो बैकबोन, जो फार्मर है, रूरल जीडीपी चरमरा जाएगा। तो इंडिया को देख मतलब जो देख ऑब्जर्व करके, ये सब चीज से मतलब जो ऑब्जर्व करके थोड़ा पेशेंट तरीके से, मतलब जैसे कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो चाषी है, जो फार्मर है, उनका इंटरेस्ट सर्व हो पाएगा, इसी की सबको कंसिडरेशन करके डिसीजन लेना होगा, राइट। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और क्या क्या चैलेंजेस है, राइट, दैट इज स्लाइड नंबर 3। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, क्या इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हम लोग चैलेंज डिस्कस किए, जो इंडिया के आगे है, क्या हमारा फॉरेन पॉलिसी इतना इम्पैक्टफुल है, मतलब ये जो पॉलिसी है उनको झेल पाएगा, राइट। तो उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में मैं जो कर रहा था, मुझको पता चला, यस, टू सम एक्सटेंट इंडियन का फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिव है। आई थिंक इंडिया मतलब इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, इंडिया का नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बहुत बेटर है, क्योंकि आप लोग देखो, यूरोपियन कंट्री जो अमेरिका को ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करके अमेरिका को यूक्रेन वार में यूक्रेन को सपोर्ट किया, लेकिन अमेरिका क्या करा, उन साथियों को, यूरोपियन का जो मेंबर है, उन जो कंट्रियों को धोखा दिया, राइट। लेकिन इंडिया का जो पॉलिसी था नॉन अलाइनमेंट, मतलब वो किसी के साइड नहीं जाएंगे, मतलब वो यूएसए ग्रुप नाइदर रशिया ग्रुप में जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिया का जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंस अभी दिखने मिल रहा है, राइट, क्योंकि इंडिया यूएस को भी ट्रेड डील में बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर पा रहा है इस फॉरेन पॉलिसी के बावजूद, राइट। इस फॉरेन पॉलिसी के ड्यू टू दिस फॉरेन पॉलिसी, मतलब इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट, जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है, इंडिया को किस ग्रुप के साथ जाना नहीं चाहिए, मतलब हर एक ग्रुप के साथ जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, मतलब मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, हर एक ग्रुप के साथ
कोऑपरेट करके रहना चाहिए। वो रशिया का ग्रुप है, वो चाइना का ग्रुप है, या यूएसए और यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है, हर एक ग्रुप के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए, राइट। तो इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, या मतलब इस चीज के दौरान, मतलब जो ड्यूरिंग दिस डायलेमा, अगर इंडिया यूएस के ग्रुप में होगा, इंडिया ट्रेड डील के जो जो सब्जेक्ट में कितने समय से यूएसए का साथ दे देता, लेकिन इंडिया इसीलिए उसको होल्ड में लाने में सक्षम है क्योंकि इंडिया का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। मतलब इंडिया ना ना यूएस के ग्रुप में था, ना रशिया के ग्रुप में था, ना यूरोपियन यूनियन के ग्रुप में था, ना चाइना के ग्रुप में था। इंडिया का सबके साथ इक्वली कोऑपरेशन है। लेकिन इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो कुछ चीज में मार खाई है, मतलब जो कुछ चीज में जो इम्पैक्ट हुआ है, मुझे लगा क्योंकि यूएसए एक पावरफुल कंट्री है। यूएसए जो प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर, आप लोग को रशियन ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इस प्रेशर के वजह से इंडिया बहुत अच्छे अमाउंट का ऑयल इंपोर्ट ऑलरेडी कम कर चुका है रशिया से। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अभी भी इनइफेक्टिव है। जो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, उस चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए इंडिया एक, मतलब जो इनकैपेबल, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इनइफेक्टिव मतलब साबित हुआ है। मतलब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ऐसे होना चाहिए, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें प्रो इंडिया सेंटिमेंट ज्यादा होना चाहिए, मतलब इंडिया पॉजिटिव सेंटिमेंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो भी गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया इंडिया का जो नेबरिंग अगर मतलब अस्थिर होगा, तो पाकिस्तान चाहेगा उनसे, पाकिस्तान उनसे हाथ मिलाकर इंडिया में टेररिस्ट अटैक को बढ़ावा देगा। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर रहा है। मतलब ये चाइना के साथ भी ऐसा ही होगा, राइट। पाकिस्तान और चाइना भी ऐसा चाहता है इंडिया में एंटी टेररिस्ट अटैक ऐसे होने चाहिए, राइट। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इस मामले में बहुत इनइफेक्टिव हुआ। जो नेबरिंग कंट्री में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, मतलब जो अभी जो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी कमी है, उस चीज को सुधार करने के लिए क्या क्या फॉरेन पॉलिसी लेने चाहिए। तो मेरा जो खास जो सजेशन होगा वो स्लो एंड स्टेडी पाथ होगा। वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप आज फॉलो कर लो कल हो जाएगा। वो एंड स्लो एंड स्टेडी पाथ में होगा, जो आई थिंक चाइना भी एक हमारे इंडिया की तरह का एक डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन वो चीज को वो लोगों ने इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया, जो अभी यूएसए को टक्कर दे रहे हैं इस पॉलिसी के दौरान, राइट। इस पॉलिसी के वजह से तो सबसे पहले चीज, इंडिया को अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाना होगा। बार्गेनिंग पावर मतलब जब भी एक देश एक दूसरे देश के साथ डील करते हैं, तो आप लोग को डील करने के लिए कुछ बार्गेनिंग पावर होना चाहिए। बार्गेनिंग पावर मतलब एक्सक्लूसिव पावर, जिस वजह से आप अच्छा डील ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास अभी बार्गेनिंग पावर एक चीज है, मुझे लगता है इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा है, बड़ा है, और इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मतलब जो बेनिफिट का मतलब, इंडिया के पास दूसरा कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, लेकिन चाइना के पास बार्गेनिंग पावर बहुत जबरदस्त है। इसीलिए चाइना के आगे यूएसए झुक गया। जब यूएसए चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की इम्पोज किया, ऐलान किया, तो चाइना भी बोला हम रिटेलिटरी 100% टैरिफ लगाएंगे, राइट। तो इंडिया को, चाइना के पास क्या बार्गेनिंग पावर है? चाइना के पास एक तो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग, चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, हब माना जाता है।
मतलब बहुत वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब है चाइना। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनका जो रॉ मटेरियल वो चाइना में भी बहुत मतलब जो अच्छे से मतलब उसका भंडार चाइना का पास बहुत ज्यादा है। और उसका जो प्रोडक्शन और रिफाइनिंग फैसिलिटी चाइना के पास बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो चाइना इस चीज को एज ए बार्गेनिंग पावर यूज करता है टू अप्लाई प्रेशर ऑन अदर कंट्रीज, नेगोशिएटिंग कंट्रीज। तो इसीलिए चाइना का इम्पोर्टेंस आज की तारीख में बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स का इम्पोर्टेंस एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स, रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इंडिया को भी हमारे जो बार्गेनिंग पावर है उनको बढ़ाना चाहिए, तभी इंडिया दूसरे जो सामने वाले कंट्री के ऊपर नेगोशिएटिंग पावर, अपने प्रेशर टैक्टिक्स को यूज कर सकता है, राइट। तो इंडिया का जो मतलब जो बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ा जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट इज हेवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। क्योंकि मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो फ्यूचर जो लीड करेगा, जो इस टेक्नोलॉजी के मामले, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, हमारे जो मशीन लर्निंग, उस टेक्नोलॉजी में जो लीड करेगा वो वर्ल्ड का लीडर बनेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे एक फेज आया था कंप्यूटर फेज, क्योंकि अमेरिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आगे था, इसलिए अमेरिका से बड़ी बड़ी कंपनी उभरी है जो पूरे वर्ल्ड को चलाती है कंप्यूटर के मामले में। तो नेक्स्ट जो फ्यूचर होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और डीप जो टेक्नोलॉजी है उसमें लीड करेगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी से, वो कंट्री ही आगे बढ़ेगा। तो इस रेस में चाइना बहुत ज्यादा आगे है। मतलब आई थिंक अमेरिका अमेरिका का क्या है, हर एक डिस्कवरी सामने आता है, लेकिन चाइना का चीज इतना बाहर नहीं आता। लेकिन जो भी आता है बहुत इम्पैक्टफुल आता है, जो वीडियो उनका वायरल होता है। मतलब उनका जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स का वो एक स्कूल ओपन किए है, और रोबोट उनके कंसर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब नेक्स्ट जनरेशन का उनका डेवलपमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में। और इंडिया को भी इस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया पीछे रह जाएगा इस टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और इंडिया के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा नहीं बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इन इंडिया। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के मामले में, क्योंकि आप अमेरिका ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अमेरिका किसी भी तरह से, आप फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, वो सब अमेरिका का कंपनी है। इस तरह से अगर इंडिया में कोई दंगा फैलाना हो, कोई अनरेस्ट पैदा करना हो, तो अमेरिका ये बोल सकता है इस कंपनी को कि आप हमारे देश को, इंटरेस्ट को सर्व कीजिए, और क्योंकि इंडिया हमारा बात नहीं मान रहा है, और इंडिया में ये सब सिचुएशन पैदा पैदा कीजिए, राइट। तो इंडिया इंडिया को भी इस बारे में मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का ऊपर जो अंडर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का जैसे एटीट्यूड हो गया है, तो अमेरिका ये चीज भी कर सकता है। तो इंडिया को जो मेक इन इंडिया ऐप है, जो कॉपी ऑफ फेसबुक, कॉपी ऑफ गूगल, जो चीज हमारे इंडियंस लाखों हम यूज करते हैं, उसका रेप्लिका इंडिया में बनाना होगा, और उसका जो कंट्रोल का जिम्मेदारी इंडिया गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। जैसे चाइना डेवलप कर चुका है, आई थिंक दे आर मोर विजनरी देन अस, अहेड ऑफ 100 years, राइट। वो लोग एक ऐप बेडवा, उनका फेसबुक गूगल वो सब अलाउ नहीं है, उनका अलग पेमेंट सिस्टम है, उनका जो सिस्टम है उनको कोई हैक भी नहीं कर सकेगा। वो सब मेड इन चाइना बना चुके हैं। तो इंडिया को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। थर्ड है एम्पावरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास उनका